लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो टीएमएस प्रोटॉन्स होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हमें जो पार्ट 4 में पढ़ना है, दैट इज़ कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हम क्या लेते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज़ टीएमएस प्रोटॉन्स। हमने बात की थी कि जो हमारे पास टीएमएस प्रोटॉन्स होते हैं उसको हमने स्टैंडर्ड लिया है, मतलब जो हमारा डेल्टा स्केल, हमने 3-4 स्केल पढ़े थे। डेल्टा स्केल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से 10 तक की उसकी वैल्यू, 0 से 10 के बाद भी हैं 11, 12, 13, ऐसे ऐसे सीरीज़ हमारे पास बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो डेल्टा स्केल हमारे पास है उस पर जो ज़ीरो वैल्यू होगी, जो हमने स्केल बात की थी वो पीछे है हमारे पास डेल्टा स्केल। तो डेल्टा स्केल हम पढ़ यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर अब मैं शुरू में बता देती हूँ आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल शिफ्ट पढ़ रहे हैं। केमिकल शिफ्ट में भी हमने क्या पढ़े थे, स्केल्स पढ़ चुके हैं हम। स्केल्स में हमारे पास जो डेल्टा स्केल होता है उसमें टीएमएस के प्रोटॉन्स होते हैं, उसकी वैल्यू 0 पे होती है। यानी जो हमारा बेस है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, दैट इज टीएमएस प्रोटॉन, क्योंकि टीएमएस प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट आएगा दैट विल बी 0 पे आएगा, यानी 0 पार्ट्स पर मिलियन पे आएगा। हमेशा याद रखना है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि बाकी जितने भी सैंपल यहाँ पर लोगे, जितने भी सैंपल यहाँ पर लोगे वो हमेशा कंपैरिजन में होंगे टीएमएस प्रोटॉन्स के। तो देखो कुछ भी चीज़ करोगे हमेशा कंपैरिजन में करोगे। तो टीएमएस प्रोटॉन्स जो हैं हमारे पास, तो उन टीएमएस प्रोटॉन्स को हमने क्या करना होगा, स्टैंडर्ड लेना होगा। स्टैंडर्ड इसलिए लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इसके टीएमएस प्रोटॉन्स के होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन सेंटर में है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी डोनेट करेगा। जब भी प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, शील्डेड हो जाएंगे बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी हैव अप्लाइड टू द प्रोटॉन्स। तो दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, शील्डेड हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी क्या देंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो एक शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, किसको, प्रोटॉन्स को। तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स है, इन प्रोटॉन को क्या करेंगे, शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्रोटॉन तक नहीं पहुंच पाती है। तो दैट इज पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज द शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गया कि ये होता है शील्डिंग। तो जो टीएमएस के प्रोटॉन्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं। यही तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो टीएमएस के प्रोटॉन्स होते हैं, टीएमएस के प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं। तो टीएमएस के प्रोटॉन हमने बताया कि वो शील्डेड क्यों होते हैं, हमने अभी बताया कि टीएमएस के प्रोटॉन शील्डेड इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, और वो सिलिकॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स उसके बहुत ज़्यादा हाईली शील्डेड होते हैं। इसलिए टीएमएस के प्रोटॉन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाईली शील्डेड होते हैं। इसलिए उनका सिग्नल जो आता है हमेशा 0 पे आता है, और 0 से लेके 1 2 3 तक की जो रेंज होती है डेल्टा स्केल पे वो हमेशा शील्डेड प्रोटॉन्स की होती है। आपको समझ में आ गया। देखो हम स्केल के अंदर देखेंगे तो देखो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 किसकी है, टीएमएस प्रोटॉन्स की है। अब टीएमएस प्रोटॉन्स के जो नज़दीक होगा दैट विल शील्डेड होंगे, और उनका सिग्नल कैसे आएगा, अप फील्ड का सिग्नल आएगा, दैट विल बी क्या आएगा, अप फील्ड का सिग्नल आएगा। क्योंकि जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उन शील्डेड प्रोटॉन को हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे हमारा सिग्नल जो होता है अप फील्ड, यानी हाई मैग्नेटिक फील्ड इसे हमें अप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज़ पर्टिकुलर, ठीक है। ये हम स्केल्स पढ़ चुके थे। टाउ स्केल जो होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है, ये हम पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बात की है शील्डिंग रेंज की, हमने बात कर रहे हैं। देखो जो इतने भी हमारे पास एलिफेटिक प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा टीएमएस प्रोटॉन्स के पास मिलेगी उनकी रेंज, यानी 0 के पास उनकी रेंज मिलेगी। ऐसा इसलिए है, देखो हम आगे फैक्ट्स भी पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास कोई भी प्रोटॉन है, जैसे हमारे पास हो जाता है CH3Br हो जाता है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जब भी कोई भी, मतलब हम अगर यहाँ पर लें CH3 फ्लोरीन लेते हैं, सपोज करो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपनी साइड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये प्रोटॉन्स जो हैं इनके पास अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये सिग्नल कैसा देंगे, डाउन फील्ड का सिग्नल देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे।
समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ने सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली है, तो ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, डी शील्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अब जब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली इन प्रोटॉन्स के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स किसने खींच लिए, फ्लोरीन ने, तो इन प्रोटॉन्स के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे वो नहीं होगी। अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे डायरेक्टली इंटरेक्शन कौन करेंगे, प्रोटॉन्स, यानी ये प्रोटॉन्स डायरेक्टली इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करेंगे, जिससे हमें थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा काम चल जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। और सिग्नल कैसा आएगा, हमारा डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारा सिग्नल आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हैं प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में, वो डी शील्डिंग कर देते हैं, जिससे हमारा सिग्नल डाउन फील्ड का आता है। तो जब जितने ज़्यादा तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस की तरफ मूव करोगे, तुम्हारी जो डेल्टा स्केल की वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स द डाउन फील्ड की तरफ, यानी डी शील्डिंग की तरफ जाएगी। तो इस स्केल को देखो ध्यान से, इस स्केल को अगर ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग पावर है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एल्डिहाइड है, उसके बाद एरोमेटिक प्रोटॉन्स हेटेरोएटम्स हैं, वोल्फिन्स हैं। इसमें देखो तो ये एलिफेटिक है, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है। तो जितना तुम इधर बॉटम पे इंक्रीज करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग पावर इंक्रीज करे। ये बात हमेशा याद रखो, किसी भी स्केल में 0 से तुम 10 की तरफ जा रहे हो, मतलब इधर क्या होगी, हमेशा डाउन फील्ड का सिग्नल क्या होगा, इधर इंक्रीज होगा, क्योंकि इधर डी शील्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, डी शील्डिंग हो जाएगा। और डी शील्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा, डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा, डी शील्डिंग की वजह से डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा। और डी शील्डिंग किस तरह किधर इंक्रीज होती है, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे तो डी शील्डिंग इंक्रीज होगी ऑन अ डेल्टा स्केल। हमेशा याद रखना किसकी हम बात करते हैं, हमेशा मेनली हम डेल्टा स्केल को यूज़ करते हैं। जिस डेल्टा स्केल पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इधर क्या होगी, जो हमारी डाउन फील्ड का सिग्नल होगा वो हमें मिलेगा, और डी शील्डिंग भी इधर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन्स में क्या खास बात है जो हमें पढ़नी होती है। ठीक है, एरोमेटिक प्रोटॉन्स की अगर बात करते हैं तो जो हमारे पास बेंजीन होती है उसकी हम बात करेंगे। हमारे पास बेंजीन है, उसके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मूवमेंट करता है, यानी ऐसे इनकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो क्लियरली मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, देख लेना जैसे भी बने मेरे से। ये हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन के बाहर प्रोटॉन प्रेजेंट है, पहली बात ये। ठीक है, बेंजीन के क्या हैं, बाहर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाले डायरेक्शन है। बीटा क्या होती है, हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब मूव करता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन रिंग के अंदर क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। अपनी एक्सिस के अराउंड जब मूव करते हैं तो इनसे क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दैट पर्टिकुलर को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम ये बोल चुके हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर मोशन करते हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर देखना है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। तो ये जो है इसकी डायरेक्शन होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज है, किसकी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें हमने यही कंसेप्ट देखना है कि इसमें हो क्या रहा। अब हम सिंपल बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ऐसे गई एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बीटा आई में इसको लिख देती हूँ, दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रही है। और हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। अब देखो ध्यान से, ये जो है इन दोनों की सेम डायरेक्शन है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास बीटा, बीटा क्या है हमारे पास, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, और ये हमारे पास बाहर है। इसको भी अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो दिस पर्टिकुलर, तो जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। ये देखो ध्यान से, ये भी अपवार्ड जा रही है, ये भी अपवार्ड जा रही है, तो आउटसाइड तो ये बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जब ये अंदर मूव करती है तो ये क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, एक दूसरे के रिवर्स में हो जाते हैं। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आई है कि बेंजीन रिंग जो हमारे पास है, उस बेंजीन रिंग में अंदर, रिंग के अंदर तो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी अपवर्ड है। यानी रिंग के इनसाइड तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रिंग के अंदर क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी रिवर्स, यानी अपोजिशन में होती है, अपोजिट में होती है इनसाइड द रिंग, बट आउटसाइड द रिंग क्या होती है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होती है। तो आउटसाइड द रिंग ये क्या होती है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होती है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आउटसाइड द रिंग। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जब दो मैग्नेटिक फील्ड यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है, दैट इज अप्लाइड मैग्नेट, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होती हैं तो एक दूसरे को री इन्फोर्स करती हैं, दोनों का इफेक्ट जो होता है वो ऐड हो जाता है। जब दोनों का इफेक्ट ऐड हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, तो जो प्रोटॉन हमारे पास, ये प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन था, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, डबल मिलेगी, क्योंकि वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी आ रही है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास और एक हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी प्रोटॉन को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन को मिलने जा रही है वो डबल हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो आउटसाइड से हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी वो हमें हमारा कम में ही काम चल जाएगा। आउटसाइड से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वो हमारा सिग्नल कैसा आएगा, डाउन फील्ड का आएगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमने उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा सिग्नल कैसा आएगा, डाउन फील्ड का हमारा सिग्नल आएगा। तो डाउन फील्ड का सिग्नल हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा आउटसाइड द रिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर इनसाइड द रिंग क्या हो रही है, अपोज कर रही है एक दूसरे को। अगर रिंग के इनसाइड अगर कोई प्रोटॉन है तो वहाँ पर शील्डेड रीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हमने बात की थी, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये हमारा क्या, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर भी दिखाई देगा नीचे भी दिखाई देगा। तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है, हमने पढ़ी है कि ये बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है आउटसाइड द रिंग, बट इनसाइड द रिंग ये क्या होती है, अपोजिट में होती है। जैसे ये ऐसे घूम के आते हो तो आउटसाइड द रिंग मतलब इनसाइड द रिंग क्या होती है, अपोजिशन में होती है ये। तो यानी इनसाइड द रिंग क्या करती है, वो कैंसल आउट करती है, इसलिए इनसाइड जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो शील्डेड होंगे, डी शील्डेड नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो इनसाइड द रिंग कैसे होंगे, अपफील्ड के सिग्नल आएंगे, यानी डी शील्डेड प्रोटॉन्स हमारे पास आएंगे, वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है मैग्नेटिक मतलब प्रोटॉन्स की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी। लेकिन इन क्या बोल रही हूँ मैं, आउटसाइड द रिंग क्या है, यहाँ पर डी शील्डिंग हो जाएगी, प्रोटेक्शन नहीं होगी उनकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का इफेक्ट जो प्रोटॉन को मिलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम एक बात ये बोल सकते हैं कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसमें दो रीजन होते हैं। इनसाइड द रिंग हमें प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, शील्डेड होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, शील्डेड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, अपोजिशन में होती है। और जो प्रोटॉन आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटॉन आउटसाइड द रिंग होते हैं वहाँ पर क्या होती है, डी शील्डिंग होती है, वहाँ थोड़ी सी में काम चल जाए क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड री इन्फोर्स करती हैं। तो डी शील्डिंग होती है, यानी इनसाइड द रिंग, अगर सेंटर में कोई प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, शील्डेड होगा, और आउटसाइड द रिंग क्या हो जाएंगे हमारे पास, डी शील्डेड हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आउटसाइड द रिंग जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड में काम चल जाएगा। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डी शील्ड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो उसको प्रोटेक्शन नहीं करता है। डी शील्डिंग इसलिए है क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन नहीं करता है, इनसाइड प्रोटेक्शन करने के बजाय वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त करना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड में उसका सिग्नल आ जाता है। ठीक है, समझ गए हो ये कंसेप्ट, इसको बोलते हो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसे कहा जाता है एनाइसोट्रोपी इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपी इफेक्ट भी इसे कहा जाता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी बेंजीन के अंदर तो क्या होगा, शील्डिंग होगी, यानी बेंजीन के सेंटर वाले पोर्शन में शील्डिंग होगी, और आउटसाइड द रिंग क्या होगा, डी शील्डिंग होगी। लेकिन
ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग के अंदर जो बेंजीन में जो प्रोटॉन्स हैं वो आउटसाइड द रिंग होते हैं, इसलिए जितने भी प्रोटॉन्स आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है सारे डी शील्डिंग जोन में चले गए। क्योंकि बेंजीन के सेंटर में शील्डिंग जोन है, वहाँ पर एक भी प्रोटॉन नहीं है। जब सेंटर में एक भी प्रोटॉन नहीं है तो सिंपल सी बात है, बेंजीन के प्रोटॉन कभी भी शील्डेड नहीं होते हैं, क्योंकि सेंटर में भी प्रोटॉन नहीं है। सेंटर में होते तो वो शील्डेड होते, ठीक है, क्योंकि सेंटर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो शील्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो आउटसाइड द रिंग क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या करते हैं, वो डी प्रोटेक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, डी प्रोटेक्टेड होते हैं, डी शील्डेड होते हैं आउटसाइड द रिंग। तो इसको हम क्या बोला, एनआइसोट्रॉपिक है। ये तो हमारे पास हो गया एनो एनो क्या बोल दिया मैंने इसको, यानी जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है जब ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोमेंट हो रही है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसको हम एक और बोलते हैं डायमैग्नेटिक रिंग करंट या फिर डायमैग्नेटिक आयनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं एक सर्कुलर मोशन करते हैं, ये पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन जो तुमने पढ़ा है, दिस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट इसे कहा जाता है। दिस इज पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हो, डायमैग्नेटिक रिंग करंट इसे कहा जाता है। यानी रिंग का करंट आ रहा है, करंट किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन की वजह से। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, रोटेशन की वजह से करंट जनरेट होगा, दैट पर्टिकुलर करंट को हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक रिंग करंट उसे कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं रिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विनाइलिक प्रोटॉन्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या, विनाइलिक प्रोटॉन का मतलब एल्कीन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एल्कीन की बात की जा रही है, दैट इज विनाइल प्रोटॉन। विनाइल प्रोटॉन्स वो प्रोटॉन्स होते हैं जो डबल बॉन्डेड होते हैं डायरेक्टली। तो ये जो कार्बन एटम होती है, डबल बॉन्ड के साथ जो मतलब प्रोटॉन्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं विनाइलिक प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो प्रोटॉन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक प्रोटॉन्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विनाइलिक प्रोटॉन्स की। तो विनाइलिक प्रोटॉन्स में हमने ये पढ़ना है कि कैसे इनमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करती है। अब इसमें भी क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, इसमें भी ऐसे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे शो कर रखी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही सेम इफेक्ट करेगी हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं उसके अंदर विनाइल प्रोटॉन्स होते हैं, वो कार्बन एटम जो डबल बॉन्डेड है उसके साथ जो प्रोटॉन है दैट इज विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्डेड से जस्ट नेक्स्ट sp3 कार्बन पे जो प्रोटॉन होगा दैट विल बी एलाइलिक प्रोटॉन होगा। लेकिन जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, हम विनाइल प्रोटॉन बोलते हैं। तो विनाइल प्रोटॉन में भी ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होगा, उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की भी अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, री इन्फोर्स हो रहा है। यानी दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है। अब देखो प्रोटॉन सेंटर में तो है ही नहीं, सेंटर में हमने बताया था कि सेंटर में क्या होता है, अप फील्ड का सिग्नल आता है, सेंटर में हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग टेक्स प्लेस होती है। लेकिन ये हमेशा देखो ध्यान से, आउटसाइड में क्या हो रहा है, एक दूसरे को री इन्फोर्स कर रहे हैं, तो आउटसाइड क्या होगा, डी शील्डिंग होगी, आउटसाइड क्या आएगा, डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा। अब देखो ये प्रोटॉन कहाँ है, बाहर की साइड प्रेजेंट। अब प्रोटॉन्स आउटसाइड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटॉन भी कैसे होंगे, हमारे डाउन फील्ड के प्रोटॉन होंगे। तो ये जो प्रोटॉन हमारे पास है ये आउटसाइड द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, री इन्फोर्स कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो पाई इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सिग्नल कैसा आएगा, डाउन फील्ड का। तो इसकी रेंज जो आती है वो आती है 5.5 टू 8.5 ppm। ये इनका क्या आता है, केमिकल शिफ्ट आता है, नहीं डेल्टा वैल्यू। केमिकल शिफ्ट जो आता है विनाइलिक प्रोटॉन्स का या फिर एल्कीन्स के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो हमारे पास ये सिग्नल आता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी रेंज क्या आती है हमारे पास, उसको हमने हमेशा ध्यान रखना, दैट इज़ 5.5 से 8.5 तक की इसकी क्या होती है, रेंज हमारे पास होती है, जितने तक का हमारा सिग्नल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो तुमने ध्यान रखना है नेक्स्ट, हम ये हमारा होगा एल्कीन का कंसेप्ट होगा। अब एल्काइन में चलते हैं हम, ठीक है। जो एल्काइंस के हमारे प्रोटॉन्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड की, क्योंकि ये हमारा एल्काइन है। देखो एल्काइन की हम बात कर रहे हैं CH एंड CH, ठीक है। हम बात करें एल्काइन की, एल्काइन में क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी भी ये क्या होती है, ऐसे डायरेक्शन होती है। इसको ध्यान से देखोगे तो CH को ऐसे लिखा गया है, इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, देखो
जो हमारे पास एल्काइन है उसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है, एल्काइन को ऐसे लिखा गया है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास एल्काइन है, आउटसाइड द रिंग क्या है, इसकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास बी। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास बी है, दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो जाती है, और ये हमारे पास कौन सी अब मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज हमारी क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। तो ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जो आउटसाइड द रिंग क्या करते हैं, रेनफोर्स करती है, लेकिन आउटसाइड द रिंग एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, हमारे जो प्रोटॉन है यहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, अपोज कर रही है, तो ये ऐसे डायरेक्शन है ना, तो ये हमारी सेम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आउटसाइड तो क्या करती है, रीइंफोर्स करती है, आउटसाइड अगर प्रोटॉन्स होते हैं तो डी शील्डिंग जोन में होते हैं, डाउन फील्ड का सिग्नल आता है। बट यहाँ पर ध्यान अगर दे सकते हो आप, अगर आप ध्यान दो तो प्रोटॉन्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रल जोन में, और हमने बताया था कि सेंट्रल जोन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान से देखो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, यानी आउटसाइड तो क्या करती है, री करती है, आउटसाइड तो क्या कर रही है, री कर रही है, लेकिन इनसाइड द रिंग क्या है, ये अपोजिशन में है, अपोजिट में है, तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को ये कैंसिल कर देगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ये कैंसिल आउट कर देगी, इसलिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन प्रोटॉन्स के सिग्नल को लेने के लिए। समझ में आ रहा है, हमने यही पढ़ा था बेंजीन में भी कि सेंट्रल जो रीजन होता है वो शील्डेड होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो वही तो हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास सेंट्रल पोर्शन में आते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर है उसमें ही तो आ रहे हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है हमारी, और ये हमारी क्या हो जाती है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, जो क्या कर रही है, सेंटर वाले रीजन में अपोज करती है, ये देखो अपोजिट है, एरो का निशान बना रही हूँ मैं बार बार, ये एरो इसका अप है, इंड्यूस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका हमारे पास क्या है, ये अप है, और ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, एरो अप है, और इसका क्या है, सेंटर में डाउन है, यानी ये प्रोटॉन जो होते हैं सेंट्रल रीजन में आ रहे हैं, तो ये शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे, और शील्डेड प्रोटॉन का मीन्स ये है कि हमारा सिग्नल क्या आएगा, अप फील्ड का सिग्नल आएगा, यानी सेंट्रल प्रोटॉन्स जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, अप फील्ड का सिग्नल देंगे, इसलिए हमारे जो विनाइलिक प्रोटॉन्स की रेंज होती है 1.5 से 3.0 ppm की हमारी रेंज होती है, किसकी, केमिकल शिफ्ट की, यानी जो हमारे जो एल्काइन प्रोटॉन्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा शील्डेड होते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल पोर्शन में होते हैं, तो सेंट्रल पोर्शन वाले हमेशा क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, जिसकी रेंज 1.5 से 3.0 ppm तक होगी, दैट इज़ योर केमिकल शिफ्ट ऑफ एसिटाइलिक प्रोटॉन्स की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कपलिंग कांस्टेंट। देखो हमने पीक्स की बात की थी, जैसे हमारे पास कोई भी पीक्स आई है, ठीक है, तो उन पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, या फिर जे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, कोई भी दो पीक्स हैं, उन दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कपलिंग कांस्टेंट, इसको कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और जे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर्ट्ज में इसको मापा जाता है, यानी हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज में इसको मेज़र किया जाता है ना, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कपलिंग कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, दो एडजेसेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, वो आपस में कपलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं सिग्नल्स की, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके बीच में कपलिंग हो जाती है, और कपलिंग होने के कारण उसमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, देखो रेंज ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं वो भाई भाई होते हैं, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो भाई भाई होते हैं वो तो एक ही सिग्नल देंगे, जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में सिग्नल को क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, सिग्नल को स्प्लिट कर देते हैं, अगर सिंगल लाइन आ रही है तो क्या करेंगे, उसको डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, मल्टीपल लाइन में मल्टीप्लैट की फॉर्मेशन करते हैं, कौन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या कर देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं। प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम विल स्प्लिट ओनली इफ दे आर नॉन इक्विवेलेंट, एक ही कार्बन एटम पे अगर दो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रोटॉन तभी स्प्लिट करेंगे जब दोनों डिफरेंट टाइप के, ये टाइप का होगा, ये बी टाइप का, दोनों एक ही कार्बन पे जो दो प्रोटॉन्स होते हैं अगर वो दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं तभी स्प्लिटिंग करते हैं, अदरवाइज एक कार्बन पे दो प्रोटॉन हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन नॉर्मली कपल करते हैं, एडजेसेंट कार्बन के जो प्रोटॉन्स होते हैं, नेबरिंग प्रोटॉन्स हमेशा कपल करते हैं, प्रोटॉन सेपरेट बाय वन और मोर बॉन्ड्स विल भी कपल करेंगे, ठीक है।
ये स्प्लिटिंग पैटर्न हमारे पास होता है। जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, देखो इसमें देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग हमारे पास होते हैं, ए टाइप का प्रोटॉन है, सी टाइप का और बी टाइप का। ये हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 टाइप्स के प्रोटॉन्स क्या करेंगे, आपस में स्प्लिटिंग करेंगे। जो सी है वो ए को ब्रेक उसके साथ कपल करेगा, बी को तोड़ देगा, ऐसे इसमें क्या होगी, कपलिंग होगी। रिमेंबर का स्प्लिटिंग डायग्राम भी हमने यहाँ पर बनाया है, जिसको आप ध्यान से देख लेना, इट्स वेरी ईजी। सबसे पहले इसने एच ए लिया, एच ए को किसने स्प्लिट किया, एच सी ने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एच सी ने मतलब एच ए जो प्रोटॉन है हमारा, वो क्या करेगा, एच सी के साथ भी कपलिंग करेगा और एच बी के साथ भी कपलिंग करेगा, यानी एच सी इसका स्प्लिटिंग करेगा और एच बी भी इसका स्प्लिटिंग करेगा। यहाँ पर जो जे ए बी और जे सी लिखा हुआ है, दैट इज़ कपलिंग की वजह से लिखा हुआ है। जैसे मैं इसका नाम लिख सकती हूँ जे ए सी, इसका मतलब ए और सी के बीच में कपलिंग हुई है, और ऊपर इसका 3 लिख ही दिया जाता है। यहाँ पर 3 का मतलब होता है 3 बॉन्ड कपलिंग होती है, क्योंकि ए, देखो मैं इसको आप शो करके दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड जो इन्होंने दिया, हम वही लेकर चलते हैं। यहाँ पर एच सी है, यहाँ पर एच ए है और यहाँ पर एच बी है। अब एच ए और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, इसलिए इसको लिखा जाता है 3JAC, यानी ए और सी के बीच में तो कपलिंग है। ये ए हाइड्रोजन और ये बी सी हाइड्रोजन, दोनों के बीच में कपलिंग है, इसलिए इसको JAC लिखा है। यानी जे और सी, जे तो कपलिंग कांस्टेंट को बताता है, डिस्टेंस को बताता है, और ए और सी के बीच में क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है। 3 इसलिए लिखा है कि 3 बॉन्ड है इनके बीच में, जो 3 बॉन्ड्स इसके बीच में है, इसलिए इसको 3JAC यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से उसको लिखा जाता है कपलिंग कांस्टेंट को। तब से सबसे पहले क्या हुआ, ए और सी के बीच में कपलिंग, उसने इसकी स्प्लिटिंग की है। देखो ये एच ए है, एच ए को कौन स्प्लिट कर रहा है, एच सी स्प्लिट करेगा, डबलेट इसका बना दिया सिंगलेट से, ये सिंगल था। जैसे एच ए है, उसका सिग्नल क्या आता, सिंगल आता, लेकिन उसको स्प्लिट किसने कर दिया है, एच सी ने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है। एच सी ने उसको क्या कर दिया, डबलेट में स्प्लिट कर दिया है, डबलेट बन गया ये। फिर इसको क्या करेगा, ये फर्दर स्प्लिट कर देगा, कौन, एच बी स्प्लिट कर देगा। तो बस यही स्प्लिटिंग है कि सिंगल लाइन थी वो डबलेट में टूट गई है, क्योंकि एच सी हमारे पास एक ही प्रोटॉन है तो उसको डबलेट में तोड़ेगा, फिर आगे वाला एच बी उसको डबलेट में तोड़ देगा। इस तरह से इसकी 4 स्प्लिटिंग हो जाएंगी। तो दिस इज योर द स्प्लिटिंग ट्री, दैट्स वेरी इजी। एक सिंगल लाइन लो, एच ए को स्प्लिट कर दिया डबलेट में, किसने, एच सी ने। n+1 रूल से नेबरिंग प्रोटॉन हमारा एच सी एक ही है तो डबलेट में स्प्लिट करेगा। उसी तरह से एच बी जो है वो भी डबलेट में इसको ब्रेक डाउन करेगा। दिस इज योर स्प्लिटिंग ट्री, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर भी हमने बताई हुई है कि कपलिंग कांस्टेंट जो होता है, वैल्यूज ऑफ कपलिंग कांस्टेंट जो होते हैं डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी अच्छी कपलिंग होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो कपलिंग अच्छी नहीं होती है ज़्यादा डिस्टेंस पे। रिलेशनशिप बिटवीन द कोवेलेंट में, जैसे ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन हमारे पास, तो इन लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं, दैट इज और ओके। वैल्यूज़ ऑफ कपलिंग कांस्टेंट की हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले याद रखो, देखो ये जो हाइड्रोजन हमारे पास है, ये 2 हाइड्रोजन है जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल, उसकी क्या 7 हर्ट्ज हमारे पास होती है। सिस वाले प्रोटॉन्स की देखो, ये वाले सिस वाले प्रोटॉन्स है तो 10 हर्ट्ज हो जाते हैं, ट्रांस की 15 हो जाएगी, और जो जेमिनल प्रोटॉन उसकी 2 हर्ट्ज हमारे पास होती है, एरोमेटिक प्रोटॉन्स की 8 हर्ट्ज होती है। देखो मैं इसको आपको ना क्लियरली आपको 3-4 वैल्यूज़ बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक ही कार्बन पे जो प्रोटॉन्स होते हैं, दीज आर द जेमिनल प्रोटॉन्स। इसमें एक गलती है जिसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। तो जो जेमिनल प्रोटॉन्स होते हैं, जेमिनल प्रोटॉन मीन्स जो एक ही कार्बन पे प्रोटॉन होते हैं, उनको बोलते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स। तो जेमिनल प्रोटॉन की जो रेंज होती है वो क्या आती है, 10 to 12 हर्ट्ज आती है। किसकी है ये, कपलिंग कांस्टेंट की। तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 to 12 हर्ट्ज हो जाएगी जेमिनल प्रोटॉन्स की, जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। तो जेमिनल प्रोटॉन की जो रेंज आती है वो 10 to 12 हर्ट्ज आती है, ये बात याद रखना। दूसरी मैं आपको बताती हूँ सिस ट्रांस की। अगर सिस ट्रांस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो सिस ट्रांस में प्रोटॉन है तो की हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी 12 से 14 हर्ट्ज हो जाएगी, और ये हो जाएगी 16 to 18 हर्ट्ज हो जाएगी। तो ये 16 to 18 हर्ट्ज होती है, और ये तुम्हारे पास कितनी होती है, 12 to 14 हर्ट्ज। तो सिस वाले प्रोटॉन्स की 12 to 14 हर्ट्ज होती है, जो ट्रांस वाले प्रोटॉन्स होते हैं उनकी 16 to 18 हर्ट्ज होती है। क्योंकि जो ट्रांस वाले प्रोटॉन्स होते हैं उनमें 180 डिग्री एंगल होता है। ट्रांस वाले प्रोटॉन में क्या होता है, 180 डिग्री एंगल, और 180 डिग्री एंगल पे सबसे अच्छी कपलिंग होती है, एक दूसरे के जस्ट एंटी पे होते हैं, तो अच्छी कपलिंग होती है उस टाइम पे। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, जो विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं, विनाइलिक प्रोटॉन्स की जो रेंज होती है 1 to 2 हर्ट्ज होती है हमारे पास, ठीक है।
ये है मैं आपको बता देती हूँ। तो विनाइलिक प्रोटॉन्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कितनी होती है 1-2 हर्ज होती है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताती हूँ बेंजीन रिंग पे क्या होती है ऑर्थो मेटा पोजिशन पे होते हैं। जैसे ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास है ऑर्थो पोजिशन पे हैं। अब मैं आपको दूसरे दिखाती हूँ जो एक दूसरे की मेटा पोजिशंस पे हैं। ठीक है, तीसरे मैं आपको दिखा देती हूँ जो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे। तो 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास के हैं एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे हैं। तो जे ऑर्थो कितना होता है उनका 7 to 8 हर्ज होता है। और जो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे होती है जे एम, इसको मैं लिख देती हूँ, मेटा कपलिंग बोलते हैं इसको। ये इसकी रेंज जो होती है 2 to 3 हर्ट्ज तुम्हारे पास होती है। और जो तुम्हारे एक दूसरे की पैरा पोजिशंस पे होते हैं उनकी क्या होती है 1 या फिर 0 हर्ट्ज होती है। तो ये याद रखना कि जब भी 2 प्रोटॉन्स जो बेंजीन रिंग पे होते हैं, 2 प्रोटॉन्स ऑन बेंजीन रिंग इन एन ऑर्थो पोजिशन हैव कपलिंग कांस्टेंट 7 to 8 हर्ट्ज, यानी जो ऑर्थो पे हाइड्रोजन्स होते हैं वो हमेशा 7 to 8 हर्ट्ज होते हैं, जिनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इनके बीच में अच्छी कपलिंग होती है। जो मेटा पे होते हैं दोनों हाइड्रोजन, उनके बीच में जो कपलिंग होती है वो 2 to 3 हर्ट्ज होती है। और जो एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे होते हैं इनमें बहुत ही बकवास कपलिंग होती है, दैट इज़ 1 to 0 होती है। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, इट्स इनफ to study. Okay, thank you so much. Meet you in next video lecture. Till then, bye bye, take care and take care.